हेलो वेलकम मैं सुमना सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लस्टर बी। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्लस्टर ए पर डिस्कशन किया था जो कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन था। तो आज की क्लास में हम उसी के आगे का हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्लस्टर बी। तो क्लस्टर बी में भी यहाँ पर हमें कुछ सब टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये चार क्लस्टर वी के अंदर आते हैं। तो हम जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, जो कि हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखा था, हमने जस्ट नॉर्मली इनका मीनिंग बस देखा था कि हिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा, एंटी सोशल का मतलब क्या होगा, नार्सिसिस्टिक एंड बॉर्डरलाइन का मतलब। तो आज की क्लास में हम इसका थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करेंगे, साथ में इसके सिम्टम्स पर भी देखेंगे कि इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसा कि इसका नाम है उसमें ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल मीन्स जैसे कि जो पर्सन होता है वो क्या रहता है, एंटी सोशल होता है, मतलब सोसाइटी से या फिर उनके माहौल से दूर रहना चाहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर is characterized by chronic antisocial behavior that violates other rights or social norms which predispose the affected person to criminal behavior। जो एंटी सोशल पर्सनल जो होते हैं, जो डिसऑर्डर होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्रॉनिक एंटी सोशल बिहेवियर होता है। उसका क्रॉनिक एंटी सोशल बिहेवियर होता है, मतलब उसका जो बिहेवियर होगा बहुत ज़्यादा एंटी सोशल होगा। एंटी सोशल पर्सन आपने देखे होंगे, कई लोग ऐसा होता है कि भीड़ भाड़ से हमेशा भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें ज़्यादा अकेला महसूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो पार्टी में है फिर भी वो सबके साथ होने के बाद भी वो क्या फील करते हैं, जैसे कि वो अकेले हों, उन्हें वो पार्टी भी अच्छी नहीं लगती है। इस तरह के पर्सन एंटी सोशल पर्सन कहलाते हैं। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एंटी सोशल पर्सन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भी राइट्स होते हैं, जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनके अगेंस्ट रहते हैं, मतलब उनको फॉलो नहीं करते हैं। अब जब उनको वो फॉलो नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सोशल नॉर्म्स है या फिर जो भी राइट्स हैं उनके वो अगेंस्ट जाते हैं वो पर्सन। तो अगर वो अगेंस्ट जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी को पर्सनल डिसऑर्डर है, लाइक एंटी सोशल पर्सनल डिसऑर्डर है, तो वो सोसाइटी के या फिर जो उनके राइट्स हैं उनके अगेंस्ट जाते हैं, उन पर फॉलो अप नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अदर पर्सन को उसके प्रति ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। उसे ना चाह के भी, अगर वो कुछ गलत करता है, उसे ना चाह के भी उसके लिए क्या एक एक्शन लेना पड़ता है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन भी लिखी है, other rights violates other rights or social norms which predispose the affected person to criminal behavior। तो जो उनका बिहेवियर होता है, लाइक जो राइट्स होते हैं या फिर सोशल नॉर्म्स उनको फॉलो ना करने के कारण जो अदर पर्सन होता है ना, अदर पर्सन को भी अफेक्ट करता है, अदर पर्सन को भी मजबूर करता है कि वो उसके साथ मिसबिहेव करे, उसके साथ उसके मतलब अगेंस्ट काम करे। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन होते हैं। इस पर्सन में हमें देखने को मिलता है द पर्सन इज अनेबल टू मेंटेन कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग एट वर्क, स्कूल और एज अ पेरेंट। इस तरह के पर्सन जो होते हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या नहीं कर पाते हैं, फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाते हैं, जैसे कि वर्क हो गया या फिर स्कूल हो गया या फिर इंक्लूडिंग पेरेंट्स से रिलेटेड ही क्यों ना हो गया। तो वो जो उनका जो खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट जैसे कि पेरेंट्स के साथ उसको बिहेव कैसा होना चाहिए, स्कूल में उनको उसको कैसे रहना चाहिए, या फिर कहीं वर्क है तो वर्किंग प्लेस में उसे कैसा होना चाहिए, तो वो इन सब में क्या रहता है, अनेबल रहता है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, मतलब वो उस चीज़ में ढल नहीं पाता है। तो इस तरह के पर्सन होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमने देखा यहाँ पर फेलियर टू सस्टेन रिलेशनशिप। फर्स्ट तो हमें सिम्टम देखने को मिलता है कि ये कैसे होते हैं, इनका जो रिलेशन होता है, जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा फेलियर ही रहता है, उनका रिलेशन किसी से अच्छा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है डिसरिग्रेट फॉर द फीलिंग ऑफ अदर। उनकी जो फीलिंग होती है ना, अदर मतलब बोल सकते हैं कि अदर की फीलिंग से उनको मतलब नहीं होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट है इम्पल्सिव एक्शन। इनके जो एक्टिविटीज़ होती है वो इम्पल्सिव होती हैं, लाइक टॉकिंग विदाउट थिंकिंग, कुछ इस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ होगी, मतलब इम्पल्सिव एक्शन देखने को मिलेगा। लो टॉलरेंस टू फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन को भी क्या नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। कोई भी फ्रस्ट्रेशन है तो उसको बोलते हैं ना एक्सेप्ट कर लेना, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो। टेंडेंसी टू कॉज वायलेंस, इसके साथ साथ ये जो होते हैं ना वो जो इस तरह के पेशेंट होते हैं, ये हिंसा पैदा करने वाली प्रवृत्ति होती है। मतलब हमेशा वो होते हैं ना एकदम जो एकदम वायलेंस टाइप के होते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े करने वाले, तो इनकी जो प्रवृत्ति होती है ना कुछ इस तरह से होती है। लैक ऑफ गिल्ट, इन तरह के जो पर्सन होते हैं ना, कोई गुनाह करने के बाद मतलब कोई अपराध करने के बाद भी उनको कोई अफसोस नहीं होता है कि कोई मैंने गलती कर दी है, मतलब इनमें लैक ऑफ गिल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फेलियर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। और इसके जो बोल सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस होता है, नॉर्मली जो जनरली जो पर्सन होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं, बट इस तरह के पर्सन क्या होते हैं जो एक्सपीरियंस जो जो मतलब बोल सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है रेकलेस डिसरिग्रेड फॉर वन और अदर सेफ्टी। इस तरह के पर्सन खुद की तो ठीक है, मतलब अदर के अलावा खुद की भी सेफ्टी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पल्सिविटी एंड फेलियर टू प्लान अहेड। जो इनका जो प्लान होता है, मतलब अगर वो कोई प्लान भी करते हैं ना तो उनका जो फेलियर देखने को मिलता है या फिर इम्पल्सिव रहता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटिव बिहेवियर टू सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। इनका बिहेवियर मतलब खुद के लिए भी कैसा होता है, बहुत ही मैनिपुलेटिव रहता है बिहेवियर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मतलब खुद के स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं, उनका जो बहुत ज़्यादा चालाकी करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही, मतलब मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इनएबिलिटी टू मेंटेन क्लोज पर्सनल और सेक्सुअल रिलेशनशिप। इनकी जो क्लोज जो पर्सनल जो होता है, जो रिलेशनशिप होता है या फिर सेक्सुअल रिलेशन होता है, वो उनका मेंटेन नहीं होता है। उनके ना ही कोई क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, ना ही उनके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो भी उनका प्रॉपर नहीं होता है। तो ये हमारे हो जाते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सेकंड है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस तरह के पर्सन को अगर हम हिस्ट्रियोनिक का मतलब समझें तो इसका मतलब होता है अटेंशन सीकिंग, जो पर्सन अटेंशन सीकिंग होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। पेशेंट विद दिस डिसऑर्डर characteristically have a pervasive pattern of excessive emotionally and attention seeking behavior and are drawn to momentary excitement and fleeting adventures। तो हिस्ट्रियोनिक जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है, इस तरह के जो पर्सन होते हैं ना बहुत ही इमोशनली होते हैं, जो बोल सकते हैं एक्सेसिव इमोशनली होते हैं। इसके साथ साथ ये पर्सन अटेंशन सीकिंग होते हैं, मतलब ये जो पर्सन होते हैं ना, ये जो पेशेंट होते हैं, इनका अटेंशन सिर्फ इतना रहता है कि जो कोई भी अगर पर्सन है उनका सीधा पर्पस ये होगा कि सभी का अटेंशन मुझ पर ही हो, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनली भी देखने को मिलते हैं। कई पर्सन होते हैं कि कई तरह की एक्टिविटी करेंगे, तरह तरह की एक्टिविटी करेंगे, ड्रामा क्रिएट करेंगे कि ताकि लोगों का अटेंशन सिर्फ मुझ पर ही हो। तो जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं ना, वो अटेंशन सीकिंग होते हैं। उन्हें ये लगता है कि सभी की नज़र या फिर सभी का अटेंशन सिर्फ मुझ पर ही हो, सभी मुझसे ही प्यार करें। तो इस तरह के पर्सन होते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब इसके हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। और देखिए यहाँ पर एक लिखा है दिस डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन फीमेल। इस तरह का डिसऑर्डर मोस्टली फीमेल में ही देखने को मिलता है, और कभी कभी ये कॉमन भी होता है, जो कि हम कॉमनली अगर देखा जाए तो कई पर्सन हमें कॉमनली भी नॉर्मल भी देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह के। अब सिम्टम्स की बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ड्रामेटिक इमोशनली होते हैं, ड्रामेटिक इमोशनली जैसे कि इमोशनली ब्लैकमेल करना, मतलब एंग्री मतलब सीन क्रिएट करना, गुस्सा होना, अपना काम बनवाने के लिए ड्रामा क्रिएट करते हैं। इमोशनल बोलते हैं ना, ब्लैकमेल करना, कुछ इस तरह की हरकतें करेंगे, या फिर सुसाइड अटैम्प्ट करने की धमकी देंगे, कुछ इस तरह के ड्रामा क्रिएट करते हैं। ये एक साइन सिम्टम्स में देखने को मिलता है ड्रामेटिक इमोशनलिटी।
एंड सेकंड है क्रेविंग फॉर नॉवेल्टी एंड एक्साइटमेंट। इनको कोई भी नई चीज़ों को लेकर, कोई भी एक्साइटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है उनको। नेक्स्ट है शैलो एंड लेवाइल अफेक्टिविटी। तो ये जो पर्सन होते हैं ना, जो इनका जो बोल सकते हैं कि जो इनकी फीलिंग्स होती है या फिर जो इनकी भावनाएं होती हैं बहुत ही उथली होती हैं, अस्थिर होती हैं, मतलब लेवाइल होती हैं। इनकी जो इमोशंस होते हैं ना वो स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर रहते हैं। नेक्स्ट है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। जैसे कि हमने देखा कि ये पर्सन कैसे होते हैं, अटेंशन सीकिंग होते हैं, मतलब इनको यही होता है कि लोगों का जो फोकस है मुझ पर ही हो। नेक्स्ट है ओवर कंसर्न विथ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। और ये ना अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, कि मतलब उनको अपनी जो पर्सनालिटी होती है वो सभी के सामने बहुत ही अच्छी क्रिएट करनी होती है। नेक्स्ट है एग्ज एग्जिग्रेटेड एंड वैग्यू स्पीच। इनकी जो स्पीच होती है ना वो अस्पष्ट होती है, जो उनका बोल सकते हैं कि जो उनका बोलने का तरीका होता है ना वो अस्पष्ट होता है, मतलब वैग्यू स्पीच देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सेल्फ सेल्फ ड्रामेटाइजेशन। तो इनमें हमें देखने को मिलता है एक सिम्टम और सेल्फ ड्रामेटाइजेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जो इनके अदर सिम्टम देखने को मिलेंगे। इम्पल्सिविटी जो होते हैं, ये पर्सन इम्पल्सिविटी होते हैं। नेक्स्ट सजेस्टिबिलिटी होते हैं, ये मतलब अपना सजेशन देते हैं। कई पर्सन होते हैं ना बिना इन्फॉर्मेशन के कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देना, कुछ इस तरह के इनमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ईगो सेंट्रिसिटी होते हैं, लैक ऑफ कंसिडरेशन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब खुद से ज़्यादा प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। पेशेंट विथ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड लैकिंग एन एम्पैथी फॉर अदर. He typically takes advantage to people to achieve his one end and use them without regret to their feelings. नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो पेशेंट होते हैं ना, इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, और इनके अंदर ना सहानुभूति नहीं होती है, सहानुभूति बहुत ही कम होती है, लोगों के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं होती, कोई एम्पैथी नहीं होती है। ये खुद से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मतलब पूरी दुनिया में उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है और जो भी हूँ मैं ही हूँ। मतलब सेल्फ सेंटर वो खुद से ही प्यार करते हैं, उनके सामने कोई भी हो उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं रहता, उनकी फीलिंग्स से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। देखिए यहाँ पर एक लाइन भी लिखी हुई है यहाँ पर, he typically takes advantage of people achieve to his one and use them without regret to their feeling. और इस तरह के पर्सन जो होते हैं ना अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों का यूज कर लेते हैं बिना किसी रिग्रेट के। मतलब होता ना कि उनकी चोरी कर लेना, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं कि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी को मेरे कारण किसी को तकलीफ हो सकती है, मतलब वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश टाइप के पर्सन होते हैं। तो ये हो जाते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब वो कैसे होते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको खुद से मतलब होता है, उन्हें कोई को फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कारण कोई दुखी होता है तो उन्हें उसकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई पछतावा फील नहीं होता है कि मैंने कुछ गलत किया है। तो ये हो जाते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स कि क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, ये खुद को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फ लव, खुद से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट है अटेंशन सीकिंग एंड ड्रामेटिक बिहेवियर। जैसा कि अभी हमने देखा ये पर्सन अटेंशन सीकिंग भी होते हैं, मतलब इनको ये भी लगता है कि सभी का अटेंशन मुझ पर हो, इंक्लूडिंग ड्रामेटिक बिहेवियर भी होता है। इनका बिहेवियर भी ड्रामेटिक होता है, अपना काम बनवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करना या फिर कोई भी ड्रामा क्रिएट करना, एंगर होना, गुस्सा होना, इस तरह की भी एक्टिविटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है अनेबल टू फेस क्रिटिज्म। अनेबल टू फेस क्रिटिज्म यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि जो इनका एनालिसिस होता है या फिर जो इनका जजमेंट होता है ना वो कैसा होता है, अनेबल होता है, मतलब वो जजमेंट या फिर एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, उनका जजमेंटल जो क्राइटेरिया होता है ना वो वीक होता है।
नेक्स्ट है लैक ऑफ एम्पैथी, इनके अंदर सहानुभूति बहुत ही कम होती है, इनको कोई रिग्रेट नहीं होता है, इनको कोई पछतावा नहीं होता, दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर, इनका जो बिहेवियर होता है ना वो अनफेयरली होता है। अनफेयरली मीन्स किसी के मतलब होता है ना एक फेयर न्याय या फिर बोलते गलत तो सही का फैसला करना, इस तरह के पेशेंट में ये बिहेवियर देखने को मतलब अनफेयरली बिहेवियर देखने को मिलेगा, उनको ये राइट और रॉन्ग का कोई मतलब नहीं है इनसे। नेक्स्ट है एरोगेंस, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं प्री ऑक्यूपेशन विथ फंटासिस ऑफ सक्सेस, पावर, ब्यूटी, ब्रिलियंस और आइडियल लव। जो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा वरी रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं अपनी सक्सेस को लेके, अपनी पावर को लेके, अपनी ब्यूटी को लेके, अपने आइडियल लव को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। मतलब जो नहीं भी है इमेजिनेशन करना, लाइक मतलब अगर फॉर एग्जांपल सक्सेस को लेके इमेजिन करना, जो नहीं भी है उस चीज़ को क्या करना, ओवर थिंक करना, इमेजिन क्रिएट करना। तो ये नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे कि इसका नाम है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय अ पैटर्न ऑफ इनस्टेबिलिटी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मूड, बिहेवियर एंड सेल्फ इमेज। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है ना इसे मार्क किया गया है लाइक पैटर्न ऑफ इनस्टेबिलिटी, जो इनका बिहेवियर होता है ना वो इनस्टेबल होता है। इनस्टेबल जैसे कि उनका रिलेशनशिप हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या फिर जो मूड हो गया, या फिर उनका बिहेवियर, या फिर सेल्फ इमेज ही क्यों ना हो गई, ये सब क्या रहते हैं, इनस्टेबल रहते हैं। मतलब ये स्टेबिलिटी इनके अंदर नहीं होती है, पता चले मूड अचानक से चेंज हो जाए या फिर इनका बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाए, उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी अनस्टेबल रहता है, और सेल्फ इमेज भी अनस्टेबल ही देखने को मिलेगी। मतलब ये जो पेशेंट होते हैं ना बॉर्डर लाइन में होते हैं, इनको हम पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर इसको ये डिसऑर्डर है, मतलब इनमें सारे कुछ ना कुछ इसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे ही, मतलब उनका जो भी स्टेबल नहीं है। जैसे कि अभी तक हमने सारे जो डिसऑर्डर देखे, लाइक एंटी सोशल में हमने देखा कि वो पर्सन एंटी सोशल बस रहता है, बट जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना ये इनस्टेबल होते हैं। मतलब इनका हम परमानेंटली नहीं बोल सकते कि इसको पर्टिकुलर ये डिसऑर्डर है, मतलब सारे यहाँ पर इसे मिक्स्ड डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं कि ये मूड स्विंग्स हो गए, इनके मूड चेंज हो जाएगा, मतलब सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि इनस्टेबल रहते हैं, इनमें सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, बट चेंज होते रहेंगे, कोई भी एक एक सा नहीं रहेगा, उनका जो स्टेबल नहीं रहेगा कोई भी डिसऑर्डर। तो इसलिए हमने इसे बोला है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इसकी हम बात करते हैं जो इसकी इसमें जो 4 सिम्टम्स बताए गए हैं, द 4 मैन कैटेगरी ऑफ साइन एंड सिम्टम आर अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल सेल्फ इमेज, अनस्टेबल इमोशंस एंड इम्पल्सिविटी। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है वो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट है सेल्फ इमेज, इनकी जो सेल्फ इमेज होती है वो भी अनस्टेबल होती है, एंड अनस्टेबल इमोशंस, जो इनके इमोशंस होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, इनके बिहेवियर भी चेंज होता रहता है, इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं। इसके साथ साथ ये पर्सन इम्पल्सिविटी भी होते हैं। तो ये जो मेन सिम्टम्स थे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अनस्टेबल से हमें याद रखना है कि जो इनका जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है वो अनस्टेबल होता है। अब इनके अदर जो सिम्टम्स होते हैं लैक ऑफ कंट्रोल ऑन एंगर, मतलब इनकी जो गुस्सा होती है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ये, रिकरेंट सुसाइडल थ्रेड और बिहेवियर। तो जो इनका जो बोल सकते हैं कि सुसाइडल थ्रेड्स होते हैं, ये सुसाइड करने की धमकी देते रहते हैं, और उनका जो बिहेवियर होता है वो कुछ इसी तरह का रहेगा कि वो अपने आप को हानि पहुंचाने की धमकी देते रहेंगे या फिर किसी अदर को भी। नेक्स्ट है अनसर्टेनली अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी। तो इनका जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है ना वो भी अनसर्टेनली, मतलब ये भी अनस्टेबल होती है, स्थिर नहीं रहती है। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्पटीज, जो इनकी फीलिंग होती है, जो एम्पटीज होती है, मतलब उन्हें अकेलापन फील होता है, उन्हें खालीपन फील होता है, ये भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एफर्ट्स टू अवॉइड एवेंडोनमेंट। इस तरह के जो पर्सन होते हैं ना
वो मतलब किसी भी चीज़ का त्याग करने से बहुत डरते हैं, परित्याग करने का उनको डर बना रहता है कि कहीं उनको कुछ कोई भी चीज़ खोनी ना पड़ जाए। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड एंड डिसोशिएटिव सिम्टम्स। इस तरह के जो पर्सन होते हैं, जो हमने देखा था एक पैरानॉइड जो क्लस्टर ए में देखा था, पैरानॉइड हो गया, एंटी सोशल डिसोशल मतलब एंटी सोशल जो भी इसमें जो पर्सनल डिसऑर्डर है उनके भी सिम्टम्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिंग आउट ऑफ फीलिंग इंस्टेड टू एक्सप्रेसिंग दैम एप्रोप्रिएटली और वर्बली। तो ये जो अपनी फीलिंग्स को वर्बली या फिर कोई सही तरीके से ना बता के एक्टिंग आउट करते हैं, मतलब फालतू की अपनी फीलिंग्स को क्रिएट करने के लिए फालतू की हरकतें करते हैं, अननेसेसरी जो नहीं भी करना है उस तरह की हरकतें करते हैं, मतलब एक्टिंग क्रिएट करते हैं। अपनी फीलिंग को वर्बली ना बता के वो क्या करते हैं, एक्टिंग क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, ये हमारे कौन से बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये थी आज की क्लास में हमने क्लस्टर सी पर डिस्कशन किया। क्लस्टर सी में हमने एंटी सोशल, नार्सिस्टिक, हिस्ट्रियोनिक एंड बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर डिस्कस किया। आई होप कि आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी, आपको इन चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इनमें देखिए माइनर से डिफरेंसेस हैं, इनके जो मेन सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में ही बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। तो ये थी आज की हमारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्लस्टर सी। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आई थिंक जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो भी आते हैं ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी, अभी हमने क्लस्टर बी पढ़ा है, क्लस्टर बी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लस्टर सी। तो क्लस्टर सी में हम जैसे कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर डिस्कशन करेंगे। तो वो क्लस्टर सी में आते हैं, ये सारे जो हैं क्लस्टर बी के हैं। तो आज की क्लास में हमने क्लस्टर बी कंप्लीट किया। तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। अगर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप जरूर करिएगा।